हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको विसर्ग संधि करवाई थी। विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं, शत्रु संधि, उत्तु संधि, ऋतु संधि और लोभ संधि। तो हम आपको शत्रु संधि, उत्तु संधि और ऋतु संधि करवा चुके हैं। शत्रु संधि मतलब विसर्ग में से आता है, विसर्ग के स्थान पर से आता है। उत्तु संधि यानी विसर्ग के स्थान पर ओ आता है। ऋतु संधि यानी विसर्ग का र बन जाता है। अब लास्ट है हमारी लोभ संधि। लोभ मतलब गायब होना, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। जो लोभ संधि है इसके 4 नियम है। नियम नंबर जो 1 है, इसमें आपके जो है आकारांत शब्द आता है। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिसमें आ का स्वर निकलता है। जैसे कि बालिका, लास्ट में निकला का में आ, लता तो आ, अध्यापिका तो आ। जब आ स्वर निकलता है तो आकारांत शब्द कहलाता है। तो प्रथम पद में यदि आकारांत शब्द आ जाए, क्या आ जाए? आकारांत शब्द आ जाए, तो उसके बाद विसर्ग तो आएगा ही। कि विसर्ग संधि की पहचान ही होती है कि पहले पद विसर्ग आना अनिवार्य होता है। तो आकारांत शब्द के बाद विसर्ग आ जाए और सेकंड पद में, दूसरे पद में, द्वितीय पद में या फिर कोई भी स्वर आ जाए, ए आ ई कोई भी स्वर आ जाए, या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ जाए। वर्ग मतलब आपके 5 वर्ग होते ना, कै वर्ग, च वर्ग, तै वर्ग, तै वर्ग और तै वर्ग। तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में से कोई 5 वर्ग का जो तीसरा, चौथा या 5वां कोई सा वर्ण आ जाए, या फिर यह वह रह ले है आ जाए। तो जो आपका यहाँ विसर्ग दिया हो ना पहले, ये विसर्ग का हो जाता है लोप, यानी विसर्ग हो जाता है गायब। संधि करने पर, संधि करने पर क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा गायब। और जो ये शब्द है वो सेम टू सेम वैसे कैसे उतर जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बाला असंति, हो गया। तो यहाँ पर क्या आया? लास्ट में आस्वर, बाला आ गया, विसर्ग आ गया। और सेकंड पद में क्या आया? है। यहाँ पर है लिखा ना मैंने, सेकंड पद में क्या आया? इनमें से है आ गया। तो कौन संधि हुई? लोभ संधि हो गई। तो जब इसको आपस में मिलाएंगे तो बनेगा बाला हसंती। आगे समझो बेटा, ऐसे होता है। छात्रा यान्ति, यान्ति मतलब जाना, तो छात्र जाते हैं, छात्रा जाती है। तो जब आ स्वर निकल रहा है, विसर्ग आ गया, या आ गया, तो अगर विसर्ग का लोप कर देंगे तो बनेगा छात्रा यान्ति। ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन संधि का है? आकारांत, लोभ संधि के आकारांत शब्द का एग्जाम्पल है। प्रथम पद में आकारांत आ जाए, उसके बाद विसर्ग आ जाए, सेकंड पद में आपके स्वर हो या फिर कोई भी व्यंजन हो। व्यंजन में भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण होना चाहिए। यह वह रहने में से कुछ भी हो तो आपके क्या होगा? विसर्ग का शब्द लोप हो जाएगा और जो अन्य पद है वो सेम टू सेम वैसे उतर जाएंगे। इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, कौन? बाला अत्र। तो मिलाएंगे क्या बनेगा इसका? बाला अत्र। ठीक है, ये हमारे इसका उदाहरण हो गया। दूसरा है कि यदि पहले पद में ए आ जाए, विसर्ग आ जाए, पहले पद में क्या आ जाए? ए आ जाए, विसर्ग आ जाए, और सेकंड पद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए। ए नहीं आना चाहिए बेटा। अगर ए आ गया तो उत्तु संधि बन जाएगा। उत्तु संधि का नियम हमारा कि ए विसर्ग और ए आता है तो उत्तु संधि होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है? इसमें ए विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर, आ ई उ ए ऐ कुछ भी आ जाए, लेकिन ए नहीं आना चाहिए, ए वर्ण नहीं आना चाहिए। तो विसर्ग का हो जाएगा लोप। क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, रामे आगच्छति, रामे आगच्छति। तो रामे ऐसा निकल रहा है इसमें, या विसर्ग आ गया, लेकिन सेकंड पद में क्या आ रहा है? आ रहा है। ए नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जब इसको मिलाएंगे आपस में तो बनेगा राम आगच्छति। ठीक है, आगे समझो बेटा। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल है इसके। कृष्णे एति, तो क्या बनेगा इसका? कृष्णे और एति विसर्ग का बन जाएगा लोप।
दोनों हुए। तो आ देखिए पहला जो नियम है ऐसा कहता है कि प्रथम पद में आकारांत शब्द आना चाहिए, यानी कि आ का स्वर निकलना चाहिए, उसके बाद विसर्ग आ जाए, और सेकंड पद में स्वर आ जाए, या फिर किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर यह वह रह आ जाए तो विसर्ग का हो जाता है लोप। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखवाई थी, ये बाला प्लस हस्ती छात्र यांति और बाला छात्र, ये इसी के एग्जाम्पल है। सेकंड जो नियम उसमें कहा गया है कि पहले पद में ए और विसर्ग आ जाए, लेकिन सेकंड पद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो भी हमारा विसर्ग हो जाएगा लोप। राम प्लस आगस्ती, कृष्ण प्लस केती। अब है थर्ड नियम। थर्ड नियम कहता है कि अगर प्रथम पद में ए से या फिर से आ जाए, दो ही दिए हुए, ए से या फिर से आ जाए, ए से मतलब यह है, से मतलब वह है, ये आपका सर्वनाम शब्द है। ए से या फिर से आ जाए और उसके बाद ए आ जाए, उसके अंदर दोबारा ए को छोड़कर कोई भी वर्ण, मतलब नहीं आना चाहिए आपका, आ ई उ आ सकता है, या व्यंजन में क ख ग कुछ भी आ जाए, लेकिन ए नहीं आना चाहिए। दोबारा करती हूँ, प्रथम पद में क्या आ जाए, ए से या फिर से आ जाए, ए से मतलब यह है, से मतलब वह है, ये दोनों सर्वनाम शब्द है। और सेकंड पद में ए को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन, ए को छोड़कर कोई भी वर्ण, ए को छोड़कर कोई वर्ण, तो जो है ना इनका विसर्ग है ना, ये इसका लोप हो जाता है। ए से का विसर्ग का होता है लोप हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल करती हूँ, ए से इच्छति, तो यहाँ पर ए से आ गया, विसर्ग आ गया, उसके बाद क्या आया, स्वर में ई आया, क्या आया, ई आया। तो यहाँ पर स्वर में ए नहीं आया, ई आया। ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, जब आपस में मिलाएंगे ना इसको तो बनाएंगे ए से इच्छति। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है इसका, से शंभु, से शंभु, तो इसमें वो से आ गया, उसके बाद क्या आया, वर्ण क्या है, से, ए नहीं आया, स्वर ए नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी वर्ण आ गया ना, से शंभु, जब क्या जो मिलाएंगे आपस में क्या बनेगा, ये आपके इसका एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा कि यदि ये आपके कि यदि प्रथम पद में हस्व स्वर आ जाए, हस्व में छोटा स्वर, इसमें ई उ ए ई उ, इनमें से कुछ भी आ जाए, ए ई उ आ जाए, और सेकंड पद में रे आए, ओनली रे वर्ण, रे ओनली रे वर्ण आ जाए, तो जो हस्व स्वर ना वो बन जाता है दीर्घ स्वर। क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर। और जो ये है रे का रे हो जाएगा, और विसर्ग का हो जाएगा लोप, विसर्ग का हो जाएगा लोप। दोबारा देखिए, यदि प्रथम पद में हस्व स्वर आ जाए, यानी छोटा स्वर, ए ई उ में से कुछ भी आ जाए, उसके बाद विसर्ग आएगा, और सेकंड पद में रे आ जाए, क्या आ जाए, रे आ जाए, तो विसर्ग का तो होता ही है लोप, और जो हस्व स्वर है ना वो बन जाएगा दीर्घ स्वर, यानी ए का बनेगा आ, ई का बनेगा बड़ी ई, और उ का बनेगा बड़ा उ। जैसे एग्जाम्पल आपके हैं, कवि प्लस रचयति, कवि प्लस रचयति, तो कवि यहाँ पर ई की मात्रा आ रहा है, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, तो ई की मात्रा आ गया, विसर्ग आ गया, उसका क्या है, सेकंड पद में रह आया, तो जब आपस में मिलाएंगे तो छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा बदल देंगे, विसर्ग का लोप हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा रचयति। ठीक है बेटा, इसका अन्य एग्जाम्पल, पुनः प्लस रमते, यहाँ पर ए आ गया, हस्व आ गया, विसर्ग आ गया, रे आ गया, जब आपस में मिलाएंगे ना तो ए का क्या बन जाएगा, आ, क्या बनेगा, ए का आ, और विसर्ग हो जाएगा लोप, और ये बन जाएगा रमते। समझ में आ गया। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लोप संधि का पहला नियम कि पहले पद में आकारांत शब्द आ जाए, उसे विसर्ग आए या स्वर आ जाए, तो आकारांत विसर्ग हो जाएगा लोप, और ये वाले पद सेम उतर जाएगी। सेकंड नियम है कि पहले पद में ए विसर्ग आ जाए, और दूसरे पद में ए को छोड़कर कोई भी
स्वर आ जाए, ए नहीं आना चाहिए, आ ई उ ए आ सकता है, तो विसर्ग का हो जाएगा लो। तीसरा नियम है, यदि प्रथम पद में ए से या किस से आ जाए, उसके बाद ए को छोड़कर कोई वर्ण, इसे व्यंजन नहीं है, इसमें केवल स्वर है, इसमें व्यंजन नहीं है, इसमें क्या है, केवल स्वर, इसमें स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ए नहीं आना चाहिए, इसमें भी ए नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग का हो जाएगा लो। फोर्थ नियम इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो पहले पद है उसमें हस्व स्वर आ जाए, उसके बाद विसर्ग आ जाए, और सेकंड पद में रे आ जाए तो हस्व स्वर बन जाएगा दीर्घ स्वर, और विसर्ग का हो जाएगा लो, और रे का रे उतर जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कवि प्लस रचयति, तो छोटा ही आ गया, इसका विसर्ग आया तो रे आया, जब आपस में मिलाएंगे तो छोटा ही बन जाएगा बड़ा ही, विसर्ग का हमने कर दिया लो, और सेकंड पद यूं की यूं उतार देंगे। उसी प्रकार पुण्य प्लस रमते, यहाँ पर ए आ गया, विसर्ग आ गया, रे आ गया, तो ए का बन जाएगा आ, विसर्ग का कर देंगे लो, और रमते को रमते उतार देंगे। तो हमारी लोक संधि कंप्लीट हुई बेटा। तो आपके इसके एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए, आपको सारे एग्जाम्पल अपनी बुक से अपनी पेयर कॉपी में करने हैं, और लोक संधि को लर्न भी करना है। थैंक यू।